हेलो स्टूडेंट्स, हम जो क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, अब हम उसमें हमने दो पोर्शंस पढ़ लिए थे। एक बार स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम सेकंड पोर्शन जो हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा था लास्ट पोर्शन में? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद हमने ओम्स लॉ देखा था। ओम्स लॉ कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है? जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? तब कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, अब उसी दोनों टॉपिकों पर हम क्या देखेंगे? कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस क्लास में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल इज 5 वोल्ट। ठीक है, हमको क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या होता है? वोल्टेज होता है। ठीक है, वही क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो हमको क्या दे रखी है? वोल्टेज दे रखी है। और वोल्टेज क्या दे रखी है? 5 वोल्ट। हमने देखा था कि वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ओके, ये हमको गिवन है। क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल, सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इन दो टर्मिनल के बीच में, मतलब कि सेल का वोल्टेज कितने कितने वोल्ट का सेल है? ये 5 वोल्ट का सेल है, ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन। ओके, ना फाइंड द वर्क डन। हमको क्या निकालना है? वर्क डन इन मूविंग 3 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस द सेल। ठीक है, क्या 3 कूलम चार्ज को अगर हम इस सेल के अक्रॉस भेजेंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना होगा इतने चार्ज को इस सेल के से पास कराने के लिए। ठीक है, तो हमको क्या पता है? ये जो 5 वोल्ट है, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हम कहते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, हमने ये देखा था। एंड 1 वोल्ट की बात करें हम तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, हमने ये देखा था। अब अगर हमको 5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। ये निकालना है मतलब कि हमको जूल में जो चीज है उसे निकालना है। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क। और हमको क्या दे रखा है? ये चार्ज दे रखा है, जो क्या है इधर, जैसे अब 1 वोल्ट की जगह इस जगह इस इधर इस क्वेश्चन में 5 वोल्ट है, इसी तरह इस क्वेश्चन में 1 कूलम की जगह क्या है? 3 कूलम है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया? जब हम 5 वोल्ट के एक सेल से 3 कूलम चार्ज पास कराएंगे तो हमको कितना वर्क करना होगा। तो कितना वर्क करना होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V की वैल्यू है 5 वोल्ट इंटू Q की वैल्यू है 3 कूलम इज इक्वल्स टू हमको वर्क मिल जाएगा, दैट इज 15 जूल वर्क हमको करना पड़ेगा। ठीक है, कितना? 15 जूल, क्योंकि ये दोनों ऐसा यूनिट्स में चल रहा है। वोल्ट भी ऐसा यूनिट में चल रहा है ना, इसमें मिली वोल्ट लिख रहा है ना माइक्रो वोल्ट लिख रहा है, तो हमको इसको चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। ओके, इन द सेम सेंस कूलम में माइक्रो मिली कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एज इट इज है, तो जूल भी हमारा जूल ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। It takes 20 joule of work to push 4 कूलम across the filament of bulb। ठीक है, एक बल्ब है, उससे हमको अगर 4 कूलम चार्ज पास कराना है तो हमको कितना वर्क करना पड़ता है? 20 जूल वर्क करना पड़ता है। मतलब हमको गिवन क्या है? हमको वर्क डन गिवन है। वर्क डन कितना है? 20 जूल, ये हमको गिवन है। और हमको कितना चार्ज हम पास करा रहे हैं? कितना चार्ज? 4 कूलम चार्ज हम पास करा रहे हैं। ठीक है, 4 कूलम चार्ज हम पास करा रहे हैं ना। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिलामेंट। हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज। तो हमको क्या निकालना है? वोल्टेज निकाल लिया। और इसकी यूनिट क्या होती है? V। मतलब हमारे पास कुछ आंसर आएगा डैश V। ओके, हमको यही निकालना है कितने वोल्ट हमारा आंसर आएगा। फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। दोनों चीजें हमको गिवन है तो हम W क्या लिखेंगे? 20 जूल, और कूलम के लिए 4 कूलम। इसको इससे कैंसिल करेंगे 5, तो कितने वोल्ट का वर्क, कितने वोल्टेज होगा उसका सेल का? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है, जो बल्ब के फिलामेंट है जिससे क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है, वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है वहां पर? 5 वोल्ट। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। After a tiresome journey through a resistor and bulb in a circuit, a bunch of charge arrives at the negative terminal of the cell of voltage V is equals to 0.8 volt. Okay, 8.0 वोल्ट। लिसन, क्या है यहाँ पर? क्या कह रहा है क्वेश्चन? आफ्टर टायरसम जर्नी, मतलब कि बहुत थकान भरी जर्नी करने के बाद कुछ
थकान भरी जर्नी करने के बाद रजिस्टर एंड बल्ब किसके थ्रू, उस जो सर्किट है उसके अंदर रजिस्टर है, बल्ब है, उसके थ्रू जब बहुत सारे चार्जेस, बंच ऑफ चार्जेस जब नेगेटिव टर्मिनल पे आते हैं सेल के, मतलब पूरा घूमने के बाद, अब वो जब सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं इतना थकने के बाद, ठीक है, और उसकी वोल्टेज क्या है, सेल की वोल्टेज हमको गिवन है कि कितने वोल्ट के सेल के पास आता है, 8 वोल्ट के सेल के पास ये आता है। ओके, now the cell gets the charges ready for another run by pushing them back to the higher potential energy। ठीक है, क्या करता है, अब ये जो सेल है जिसके पास वो चार्जेस आए हैं, अब ये सेल उनको वापस से तैयार करता है, ठीक है, उनको और धकेलता है किस, और क्या करता है, उनके पास बैक टू हायर पोटेंशियल एनर्जी, उनको उनकी वापस से हायर पोटेंशियल एनर्जी पर भेजता है, जिससे वो वापस से क्या करे, वो पूरी टायरसम जर्नी करके आ सके, क्योंकि बार बार जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या वर्क करते हैं वो, उनको कैसे धकेलते हैं वापस से, सेल कैसे उनको वापस हाई पोटेंशियल डिफरेंस में भेजता है, कितने वर्क डन करता है, 20 जूल का वर्क वो करता है। ठीक है, सेल उस प्रोसेस में। अब हमको क्या निकालना है कि नेट चार्ज क्या है, वो जो बंच है चार्जेस का उनका चार्ज क्या है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, इतने बड़े जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें क्या होता है, बहुत सारी थ्योरी दे रखी होती है। ठीक है, हमको इससे डरना नहीं है, हमको यहाँ पर क्या पता लग रहा है, हमको इसमें से मेन चीजें निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर हमको मेन चीज क्या पता लग रही है, यहाँ हमको मेन चीज पता लग रही है कि वोल्ट कितना है, वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट, हमको ये इस क्वेश्चन में पता लग गया। ठीक है, फर्स्ट चीज। उसके बाद हमको सेकंड चीज क्या पता चल रही है कि वर्क डन कितना है, 20 जूल, वर्क कितना है, 20 जूल, ये हमको सेकंड चीज पता लग गई। और जो हमको ऑलरेडी नोन है, हमको क्या नोन होता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, क्यू चार्ज, ये हमको पता है। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में रख दें, मतलब कि यहाँ v की वैल्यू रख देंगे और अगर हम यहाँ पर w की वैल्यू रख देंगे, तो हम क्या क्यू फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, सी इस फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, q इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, w अपॉन v, ये क्यूब चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब पुट करो वैल्यू, w की वैल्यू क्या है, 20 जूल, एंड वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज कितना गिवन है, 8 वोल्ट। इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ 2 4 और यहाँ 5 इज इक्वल्स टू 2.5, और ये यहाँ चार्ज निकाला है तो इतने कूलम। ठीक है, वो जो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बंच ऑफ चार्जेस है जो नेगेटिव टर्मिनल पर आ रहा था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि इतनी थकान भरी, इतनी टायरसम जर्नी करने के बाद जो पूरा बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पे आता है, पूरा बंच ऑफ चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव पे आएंगे ही नहीं, तो ये दूसरे चार्जेस हैं। ठीक है, जो बंच ऑफ चार्जेस आते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे, वो बंच का पूरा नेट चार्ज कितना है, 2.5 कूलम। ओके, now next question, see a smartphone battery does work w is equals to 18 to move a net charge q is equals to 3 coulomb between its terminal। ठीक है, एक स्मार्टफोन की बैटरी क्या करती है, उसके टर्मिनल तक इतने चार्ज को पहुंचाने के लिए, जो मोबाइल फोन होता है उसकी बैटरी क्या करती है, उसके मोबाइल फोन डज अ वर्क ऑफ w is equals to 18 to move a net charge q is equals to 3 between its terminal। मतलब कि जो स्मार्टफोन में बैटरी होती है ना, वो अपने टर्मिनल्स तक कितना चार्ज, q is equals to 3 चार्ज को अपने दूसरे टर्मिनल तक लाने के लिए कितना वर्क करती है, 18 जूल वर्क करती है। ठीक है, एक स्मार्टफोन की बैटरी है जो क्या करती है, अपने दूसरे टर्मिनल तक 3 कूलम चार्ज को लाने के लिए 18 जूल का वर्क करती है। ठीक है, 3 कूलम चार्ज को लाने के लिए 18 जूल का वर्क करती है। ठीक है, व्हाट वोल्टेज, कितनी वोल्टेज वी सेल डज द बैटरी प्रोवाइड, कितना वोल्टेज वो बैटरी प्रोवाइड करेगी फिर। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी हमारे फिर उस स्मार्टफोन में लगी होगी। ठीक है, हमको ये पता लगाना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल्स टू w अपॉन क्यू। हमको पता है कि वो वर्क कितना कर रही है, 3 कूलम चार्ज को लाने के लिए वो वर्क कितना कर रही है बैटरी, वो बैटरी वर्क कर रही है 18 जूल का वर्क वो कर रही है। ठीक है, तो हमको बताना है कि हमारी बैटरी की वोल्टेज कितनी है, हमारे जो स्मार्टफोन में बैटरी है उसका वोल्टेज क्या है, हमको ये बताना है। तो ऑब्वियसली सॉल्व कर लो, क्या है, 6 वोल्ट की हमारी फोन में बैटरी लग रही है। ठीक है, इस स्मार्टफोन में कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a group of charges of net charge q is equals to 0.2 कूलम। ठीक है, 0.2 कूलम क्या है, नेट चार्ज है, मतलब कि जो ग्रुप है पूरा चार्जेस का, कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, उनका जो ग्रुप है उनके पास नेट चार्ज, मतलब कि जब मान लो अगर 3 चार्जेस है,
Q1 Q2 Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 2 कूलम, ये कह रखा है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ चार्जेस जिनका नेट चार्ज क्या है 2 कूलम एंटर्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट, ठीक है, एंड लीव्स थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि एक ग्रुप है चार्जेस का जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल है ना से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करता है, वो पूरा ग्रुप और इतने से निकल जाता है, और ग्रुप का नेट चार्ज कितना है 0.2 कूलम है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन ने कहा ना द चार्जेस गो थ्रू अ चेंज इन द एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, अब उसमें कितना एनर्जी का चेंज आएगा वो हमको निकालना है। सो ऑलवेज रिमेंबर चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ओके, इज इक्वल्स टू वर्क डन। ना हमको पता है कि एक ऐसा फॉर्मूला हमको पता है जहां पर वर्क डन, चार्ज और वोल्टेज आती है, सेम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ओके। ना हमको W निकालना है तो W के लिए अगर हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो कि है W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नाउ V हमको 15 दे रखा है, 15 वोल्ट इंटू हमको 0.2 कूलम दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 15 टू 30, 3 हमारा 3 जूल हमारा आंसर आएगा, ओके। क्यों? क्योंकि 15 टू 30 होता है, बट हमको यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है 0.2 है, तो एक पॉइंट अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे जो ऐसे ऐसे था इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो आंसर क्या है 3 जूल हमारा आंसर आएगा। 3 जूल वर्क डन है, और अगर कोई पूछे कि चेंज इन एनर्जी कितना है तो वो भी क्या है 3 जूल है, ओके। नाउ a cell with voltage V cell is equals to 5 volt borrows from its reserve of chemical energy to move a net charge Q is equals to 12 between its terminal. What is the work done W to move the charges? ठीक है, हमको क्या पूछा है वर्क डन पूछा है, क्या पूछा है वर्क डन, ठीक है, जो केस में होएगा डैश जूल, मतलब हमको यही निकालना है। और हमको क्या प्रोवाइडेड है वी सेल वोल्टेज दे रखी है हमको सेल की जो कि है 5 वोल्ट, और हमको चार्ज दे रखा है नेट चार्ज, मतलब कि जितने भी चार्जेस उस टर्मिनल के थ्रू जा रहे होंगे, मतलब कि Q1 प्लस Q2 और डैश 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 Qn जितने भी चार्जेस हैं उनका सम, मतलब कि इन सबको प्लस करके जो नेट आएगा नेट चार्ज उसकी वैल्यू हमको दे रखी है जो कि है 12 कूलम, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है वर्क डन निकालना है, एक सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन अगर निकालना हो तो V इंटू क्यू, ठीक है। हमको V प्रोवाइडेड है जो कि है 5 वोल्ट इंटू क्यू हमको प्रोवाइडेड है 12 कूलम, हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा 60 जूल, ओके। 60 जूल का उसको वर्क करना पड़ेगा, किसको सेल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी When the potential difference across the filament of bulb is 200 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस एक बल्ब के फिलामेंट के अक्रॉस, मतलब कि अगर ये बल्ब है सी तो इसमें जो दो फिलामेंट लग रहे होंगे तो इन दो फिलामेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 200 वोल्ट है, ठीक है। द करंट थ्रू इट इज फाउंड टू बी 5 एम्पियर, जो करंट उसमें से पास हो रहा है फिर वो कितना है 5 एम्पियर है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, हमको रेजिस्टेंस निकालना है फिलामेंट का, ठीक है। अब हमको प्रोवाइडेड क्या है वोल्ट दे रखा, वोल्टेज दे रखी है जो कि है 500 वोल्ट, ठीक है। हमको करंट दे रखा है आई की वैल्यू दे रखी है जो क्या है 5 एम्पियर, और हमसे पूछा क्या गया है रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है कि उस फिलामेंट, वो जो फिलामेंट है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, मतलब कितना रेजिस्ट कर रहा है कि करंट का जो फ्लो है वो ना हो, तो उसको कितना रेजिस्टेंस ये लगा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR, और ये फॉर्मूला कैसे आया था ओम्स लॉ में, कैसे आया था, जो ओम्स लॉ ने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I when टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हटा के हमने कांस्टेंट लगाया था जो क्या था रेजिस्टेंस R, जो हमने कहा था कि किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में हमें कंडक्टर या फिर हम कोई सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, तो वो ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है ना। हमको पूछा क्या यही R पूछा है, तो हम इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वो क्या होगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, हम ये बना सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब हम यहाँ पुट कर देंगे जो हमको V और I गिवन है उनको, सो R इज इक्वल्स टू हमको V कितना है 500 वोल्ट प्रोवाइडेड है 500 वोल्ट, एंड हमको I कितना है करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर, सो 5 से 5 कैंसिल 100 आया,
और 100 भी रेजिस्टेंस कितना आएगा, फिर क्या वैल्यू होती है इसकी, हमने लिखा था इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। सो 100 ओम रेजिस्टेंस हमारा आंसर है। ओके, गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी A current of 12 एम्पियर flows through the heating element of an iron box। ठीक है, एक करंट है 12 एम्पियर का। हमको करंट की वैल्यू दे रखी है I is equals to 12 एम्पियर। ओके, इट फ्लोज थ्रू द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन आयरन बॉक्स। एक आयरन बॉक्स है, उसमें से जा रहा है, ठीक है, उसके हीटिंग एलिमेंट से पास हो रहा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इज, अब वो जो रेजिस्टेंस है वो एलिमेंट जिसके थ्रू, मान लो ये कोई एलिमेंट है जिसके थ्रू ये करंट जा रहा था, अगर ये एलिमेंट रेजिस्टेंस लगा रहा है, उस करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, उस करंट के फ्लो को रोक रहा है, ठीक है, तो ये क्या लगा रहा है, उस पर रेजिस्टेंस लगा रहा है। और कितना रेजिस्टेंस लगा रहा है, 30 ओम का अगर ये रेजिस्टेंस उस पर लगाता है, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उस आयरन बॉक्स के या फिर उस एलिमेंट के अक्रॉस, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ओम्स लॉ से इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आया था, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना। हमको V ही पूछा है, हम V निकाल लेंगे। I की वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है, दैट इज 12 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 30 ओम, ठीक है ना। V इज इक्वल्स टू 360 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा उस एलिमेंट के अक्रॉस या फिर उस आयरन बॉक्स के अक्रॉस, 360 वोल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following has high value of resistance। हमको पूछा है कि इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है। कौन दोनों? ये R1 दे रखा है हमको और ये R2 दे रखा है हमको, इसमें हमको बताना है। तो हमने जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ओम्स लॉ से हमें ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जिससे हमको क्या पता लगता है, हम अगर V और I के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जो रेजिस्टेंस को शो कर रहा होता है। तो हमको उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में से कौन सा रेजिस्टेंस हाई है। अब ये कैसे पता लगाएं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत सिंपल है, सॉल्व करना बहुत सिंपल है। हमको पूछा है कि R1 बड़ा या R2, ठीक है। R1 क्या है, किसी एक अलग एलिमेंट का है, मान लो कोई एलिमेंट 1 है, या फिर कह दो कि कोई सब्सटेंस 1 है और ये कोई सब्सटेंस 2 है या फिर एलिमेंट 2 है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट है, उन दोनों का हमने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। मतलब हमने इस एलिमेंट के पास भी सेम वोल्टेज अप्लाई की और उससे भी सेम करंट फ्लो कराया, और इसमें भी हमने सेम वोल्टेज लगाई, सेम करंट फ्लो कराया। नाउ ये लोग कैसा रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, इनमें रेजिस्टेंस कैसा होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या जानते हैं, हमको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। और अगर हम इससे R कैलकुलेट करें तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम R जो है R इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब जिसका V बड़ा होगा उसका R बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों सेम वेरी कर रहे हैं। अगर R डिक्रीज होगा तो V भी डिक्रीज होगा। और ये दोनों कंडीशन कब होंगी, जब I कांस्टेंट होएगा। क्या होगा, I कांस्टेंट, मतलब करंट फिक्स्ड है। करंट जब हम फिक्स कर देंगे, दोनों एलिमेंट्स में से एक सिमिलर करंट पास करा रहे हैं, तब हम क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि R इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी और R रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगी। ओके, नाउ अगर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम कोई फिक्स कर दें I करंट फिक्स कर दो, ठीक है, करंट हम फिक्स कर देते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पर ऐसे ग्राफ बन रहा होगा, ये ग्राफ है, तो जैसे कि यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30 है, इसी अकॉर्डिंग यहाँ भी ऐसे 10, 20, 30 मान लो इस तरीके से चल रहा है, जस्ट अज्यूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी नाउ हम क्या कर रहे हैं, करंट फिक्स कर रहे हैं, तो हम एक लाइन यहां से पास कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन पास कर दी जो इन दोनों R1 को यहाँ कट कर रही है और R2 को इधर कट कर रही है। अब हमको यहाँ पता क्या लगा है, यहाँ जब हमने एक फिक्स कर दी, ये एक करंट हमने फिक्स कर दिया, और ये करंट मान लो यहाँ 15 करंट है, 15 एम्पियर करंट है, हमने ये फिक्स कर दिया, लेट, ठीक है। तो हमको क्या पता लगेगा कि यहाँ करंट कांस्टेंट हो गया, तो हमको ये चीजें हमारी अब हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर R जो होगा, R जिस तरीके से इंक्रीज होता है तो वोल्टेज भी इंक्रीज होती है। तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा,
और हमसे पूछा क्या है कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू, किसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, ये हमसे पूछा है। तो हम यही देखें कांस्टेंट करंट पे, यहाँ ये किस पे कट कर रहा है 10 पे, और ये किस पे कट कर रहा है 30 पर, ठीक है। तो ये R1 जो है उसका वोल्टेज क्या है, ज्यादा आ रहा है, 30 पर आ रहा है, और R2 का वोल्टेज कहाँ आ रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड करंट पे 10 पर आ रहा है। दोनों के पास करंट सेम है, कितना है 15, ठीक है। लेकिन R2 के पास वोल्टेज कितना है 10 है, और R1 के पास कितना है 30 है। तो इससे हमको क्या पता लगता है, एज V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि V1 की वैल्यू क्या है 10 और V2 की वैल्यू क्या है, एज V2, जैसे नीचे वाला 2 है ना, सो V2 क्या है 10 है, V2 की वैल्यू क्या है 10 है, V2 की वैल्यू 10 है क्योंकि यहाँ R2 है। तो एज V2 की वैल्यू 10 है और V1 की वैल्यू 30 है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, हमको ये पता लगा है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी वजह से therefore R1 इज ग्रेटर देन R2, ओके, R1 इज ग्रेटर देन R2। ऐसा क्यों है, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसका ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम एक करंट फिक्स कर दे तो हम क्या निकाल सकते हैं कि R1 किसका बड़ा है। सिमिलरली यहाँ हमने क्या फिक्स करा, करंट फिक्स किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सी लेट्स सी दिस। यहाँ हमको क्या करा है, करंट ऊपर दे दिया, प्रीवियस वाले ग्राफ में हमने देखा था करंट कहाँ था, नीचे था और वोल्टेज ऊपर था। यहाँ क्या कर दिया, करंट ऊपर है वोल्टेज नीचे है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट कहाँ है वोल्टेज कहाँ है। अगर हमसे कभी पूछा गया है कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, अगर हमसे ये पूछा जाए तो करंट और वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। हमको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, V इज इक्वल्स टू आई आर, जिससे हमको पता लगता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, और हमको पता लगता है कि अगर R इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होगा, मतलब जिसका वोल्टेज बड़ा होगा, जिसका वोल्टेज हाई होगा उसी का रेजिस्टेंस हाई होगा, ये हमको पता लगता है इस चीज से, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकालना है, हमको R1 बड़ा है कि R2, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट को फिक्स कर देंगे, दोनों एलिमेंट्स के थ्रू हम सिमिलर करंट पास करेंगे, ओके। तो करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सेम, ठीक है। यहाँ मान लो लेट एक्स करंट दोनों में से पास हो रहा है जो सिमिलर है, ठीक है। ये इसको कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और इसको कहाँ पॉइंट कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इस लाइन को वोल्टेज तक मैच कराएंगे, ठीक है। नाउ सी, ऐसा हो सकता है कि यहाँ वोल्टेज का 10 आ रहा हो और इधर वोल्टेज का 30 आ रहा हो, इधर वोल्टेज का 30 आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। इससे हमको क्या पता लग रहा है कि जब हम सेम करंट, लेट एक्स करंट अगर हम दोनों में पास करते हैं, दोनों एलिमेंट से पास कर रहे हैं, तो वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है। उसी सेम ग्राफ पर हमको यहाँ से ये पता लग रहा है वोल्टेज हाई तो रेजिस्टेंस भी हाई, और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि 30 वाला बड़ा है किससे, 10 से, 30 इज ग्रेटर देन 10, और 30 क्या है V2 है, और 10 क्या है V1 है, क्योंकि ये R2 वाला कट कर रहा है इधर, और इधर R1 वाला कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली V1 होगा और ये V2 होगा। सो V2 is greater than V1, and since V2 is greater than V1 और हमको ये चीज पता है कि जिसका वोल्टेज हाई उसका R भी हाई, therefore R2 is greater than R1, ओके। यहाँ क्या हो गया, जैसे ही हमने करंट और वोल्टेज, जैसे प्रीवियस में वोल्टेज ऊपर था करंट इधर था, यहाँ आ रहा था R1 ग्रेटर देन R2, हमने इन दोनों को चेंज कर दिया, R2 इज ग्रेटर देन R1। आंसर हमारा चेंज हो गया, बट जो मेथड है इस चीज को सॉल्व करने का, मतलब कैसे सॉल्व करना है, हम एक चीज को फिक्स कर देंगे, जैसे हमने करंट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और उसके बाद हमको पता है कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेंगे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ओके। तो अगर जिसका वोल्टेज हाई होगा उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। तो हमने यहाँ क्या करा, करंट को फिक्स किया, उसके बाद हमने देखा R1 जिस वोल्टेज पे होगा वो V1 होगा, और R2 जिस वोल्टेज पे होगा वो V2 होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, R1 का V1 और R2 का V2। अब हमको पता है कि V2 बड़ा है, therefore R2 ग्रेटर है R1 से। अब हमने इस सेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और ओम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।